ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है और सेंटर से ये पी पॉइंट है। ये सेंटर के पास ये लेटेस्ट से यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है यस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड है कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक जाओ और किसी भी पाथ के थ्रू, और फर्स्ट से सेकेंड पॉइंट जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। ठीक, कोई भी पाथ हो सकता है। तुम्हें जो जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पहले पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करो किसी भी पाथ को फॉलो करके, और उस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ऐसा ही हमने लास्ट टाइम में किया था और पी से एस तक ट्रैवल करके गए थे और फिर हमें इलेक्ट्रिक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई थी। और ये एक्सप्रेशन कितना आया था ये याद दिलाओगे? ये वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन ट्वाइस आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन था। ये फाइनल एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पर कैलकुलेट कर लिया है। सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो वो तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे जैसे पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसको तुम इमेजिन करो ये बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और इस सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर मुझे कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपरली इसके अंदर का जो चार्ज है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसके कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया। तो ऐसे स्फेयर की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी थोड़ा इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्या एक्सप्रेशन आया था याद दिलाओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, एंड आउटसाइड दिस स्फीयर और इनसाइड दिस स्फीयर, अंदर वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सॉलिड स्फीयर की वजह से ये कितनी आई है? ठीक है, तो ये मैं ई क्यों लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो, या तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बाहर के किसी पॉइंट पर के क्यू बाई आर होगी पॉइंट चार्ज की तरह, जिसमें कि आर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी जहां पर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा है, उसको लिखने जा रहा हूँ।
लेकिन मेरा क्लेम है कि ठीक है, अभी तक जितने भी एक्सप्रेशंस आए थे फोर्स के, फील्ड के, पोटेंशियल के, सॉलिड स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के, वो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस थे। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसी टाइप के सिंपल एक्सप्रेशंस थे जिनको याद करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना था। लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये तुम्हें लग रहा है कि अच्छा, एक और एक्सप्रेशन ऐसा आया था, वो रिंग की वजह से, रिंग की एक्सिस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, वो सिंपल देखने में तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा तुमने एक्सप्रेशन को और क्लोजली एनालाइज किया कि उसके टर्म्स कैसे होने चाहिए, तो तुम रिंग की एक्सिस के भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गैस कर सकते हो। ठीक है, उसका भी रिजल्ट तुम्हें याद ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि फील्ड तो याद रख सकते हैं, फील्ड फील्ड बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो के क्यू आर, और डायमेंशन को बैलेंस करने के लिए नीचे कैपिटल आर क्यूब हो गया था कि फील्ड फील्ड डिस्टेंस के, सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक, अंदर वाले सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पार्ट में। लेकिन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सिंपल नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी तुम बिल्कुल गेस करके लिख सकते थे, तुम्हें ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या आया था सेंटर पर? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर। सबसे पहले सरफेस पर देखते हैं, सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के थ्रू कितनी आ रही है। तो सरफेस पर यहाँ कैपिटल आर पुट करेंगे, तो 3r² माइनस आर स्क्वायर, ये 2r², और कैंसिल हो जाए के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और ये तो सरफेस का पोटेंशियल आना ही चाहिए था, क्योंकि सरफेस तक आने में तो फील्ड वैसी है जैसे ही पॉइंट चार्ज के लिए, तो एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज जैसा होना चाहिए, अंदर पोटेंशियल अलग होता। ठीक है, अंदर के पॉइंट्स में जो पोटेंशियल की वैल्यू, जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, और यही ये रिजल्ट भी कहता है कि तुम देख सकते हो जैसे जैसे हम पास आएंगे ना, तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, क्योंकि सरफेस से सेंटर की तरफ कंटिन्यूअसली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करने का मतलब है कि पोटेंशियल इंक्रीज ही करनी चाहिए थी, सेंटर पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल कितना है चेक कर लेते हैं। सेंटर का मतलब है आर इक्वल 0। ठीक है, तो आर को हम 0 पुट करते हैं, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल है ना, वो तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, लेकिन सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 3/2, 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स। जितना भी पोटेंशियल सरफेस पर होगा, हमेशा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 टाइम्स होगी, 1.5 गुना होगी एग्जैक्टली। मान लो सरफेस पर 100 वोल्ट है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि सेंटर पर 150 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो अगला पॉइंट है कि इस पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं जो एक्सप्रेशन है ना उसको कैसे याद रखना चाहिए वो बाद में सोचेंगे, लेकिन जो भी एक्सप्रेशन है इसको पहले, इसको यूज करके हम पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, के क्यू अपॉन 2r³। बहुत लोगों की मेमोरी अच्छी है तो तुम लोग को याद भी हो गया होगा अंदर क्या आ रहा है, लेकिन ये याद हमेशा नहीं रहेगा अगर रटे होगे तो, कुछ टाइम के बाद तुम भूल भी सकते हो। आर ग्रेटर देन आर, ये प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं।
ग्राफ कैसा होगा? तो सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट्स पर, तो बाहर तो 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज करेगी पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ की शेप कैसी होगी वो तो तुम्हें पता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक यहाँ पर बोल सकते हो। अगर पॉइंट चार्ज के लिए प्लॉट करते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए तो ग्राफ हर जगह पर कुछ यूं होती है, सॉरी ऐसे, है ना। तो लेकिन लेकिन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज ऐसा होगा सिर्फ बाहर वाले पार्ट में, तो बाहर के लिए तो हम प्लॉट कर देते हैं पोटेंशियल कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, 1/r से। ठीक है, लेकिन अंदर पोटेंशियल क्या होगा? अंदर पोटेंशियल जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे ना, तो पोटेंशियल राइज करना चाहिए, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन किस शेप से ऊपर जाएगा? तो अंदर के पार्ट के लिए पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर के एक्सप्रेशन को हमें देखना है, इस फंक्शन को हमें प्लॉट करना है ग्राफ। तो बताओ ये कैसा ग्राफ होगा? v एज अ फंक्शन ऑफ r तुम्हारे सामने है, और इसको देख करके बताओ इसको v ये डिपेंडेंट एंड ये r इंडिपेंडेंट वेरिएबल। v एज अ फंक्शन ऑफ r को हम प्लॉट करना चाहते हैं, तो ये तुम्हें किस टाइप का फंक्शन लग रहा है? ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा। लेकिन पैराबोलिक कैसा होगा? अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? क्योंकि आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला हम प्लॉट करते हैं। तो डाउनवर्ड पैराबोला तुम गेस कर सकते हो कि यहाँ पर ना, इस जगह पर सरफेस पर पहुंच गए हैं, और सरफेस पर पहुंचने के बाद पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ठीक है, सरफेस के पर पहुंचने के बाद जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये छोटा सा लिख रहा हो, दिख रहा है सबको? ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कैपिटल आर है, ये सरफेस पर हम पहुंच गए, और सरफेस पर पहुंचते टाइम में पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर। सॉरी, ठीक है, सरफेस पर पहुंचने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर। अब इसके आगे जैसे चलेंगे, मतलब सेंटर की तरफ जब जाएंगे, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और बिल्कुल सेंटर पर आने के बाद भी हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है। सेंटर पर आने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी ये जितनी भी वैल्यू है इसका 1.5 टाइम्स, मतलब यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? ज्यादा छोटा है तो मैं फिर से इसको ड्रॉ करूंगा मैग्नीफाई करके। ठीक है, तो यानी कि हमें हमें सरफेस से सेंटर तक जाना है। ठीक है, पोटेंशियल जो है के क्यू बाई आर से चलो इसको मैं थोड़ा ड्रॉ यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं स्फेयर यहाँ पे अब आधा ही ड्रॉ करूंगा फिर, ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा ड्रॉ करने में। ठीक है, इसको तुम अब इतना तो तुम लोग खुद से गेस करना कि ये आर है इधर। ठीक है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, एक्स एक्सिस पे आर प्लॉट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हम बाहर है, इस स्फेयर से बाहर है, ठीक है, जब तक स्फेयर से बाहर है तब तक तो पोटेंशियल का जो पोटेंशियल फंक्शन जो है वो 1/r से फॉल कर रहा है, इस तरह से के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर इस तरह से। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज होता तब तो ये ऐसे एक्सटेंड करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन सरफेस से बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, या इसको तुम लिख सकते हो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, या फुल एक्सप्रेशन ही लिखते हैं, ये है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल फंक्शन कैसा होगा? तो पोटेंशियल फंक्शन है 3 के क्यू अपॉन 2r³। यहाँ पे नहीं है, सॉरी, माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस फंक्शन को देख करके इतना तो तुम्हें पता ही है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पार्ट में पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर वो पैराबोलिक होगा और डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होगा? तो डाउनवर्ड पैराबोला को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी सरफेस पर पोटेंशियल देखना चाहता हूँ कितना है, और सेंटर पे पोटेंशियल देखना चाहता हूँ कितना है। तो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है और वो हम सरफेस तक पहुंच गए, सरफेस तक पोटेंशियल हम प्लॉट कर चुके हैं। तो ये जो सरफेस वाला पॉइंट है ना यहाँ पर, ठीक है, जब कैपिटल आर पर हम है, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये सरफेस का पोटेंशियल। और सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? वो इस वैल्यू का 1.5 टाइम्स होगी, यानी कि कुछ यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इसका 1.5 टाइम्स, 1.5, या इसको हम लिखे 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो अब सरफेस पर पोटेंशियल हमें पता है ये वाला पॉइंट है, और सेंटर पर पोटेंशियल ये वाला पॉइंट है। तो हमें सरफेस से सेंटर तक जाना है, लेकिन किस शेप को फॉलो करके? पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन फंक्शन, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो अंदर जो ग्राफ है उसकी शेप डाउनवर्ड पैराबोला होगी। तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा होना चाहिए जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करे। तो वो ग्राफ की जो शेप है तुम गेस कर सकते हो, यहाँ से पैराबोलिक होगी और पैराबोला कुछ ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पैराबोलिक है, और इधर वाला जो पार्ट है वो हाइपरबोलिक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। और ये कंप्लीट ग्राफ है सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल का। ठीक है, तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज ही कर रही है। सरफेस तक तो पोटेंशियल इंक्रीज कर ही रहा था 1/r से, लेकिन सरफेस के बाद जो है ना पैराबोलिकली पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और सेंटर पर जाकर पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर एट द सरफेस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? ग्राफ प्लॉट करना तो आसान है ना, यहाँ से तो 1/r प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद जो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा प्लॉट करो कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 टाइम्स द वैल्यू एट सरफेस के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी वही कर रहा था मैं, ये छोटा हो गया थोड़ा, यहाँ से पैराबोलिक होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ छोटे छोटे इससे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में कहा गया है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे। क्वेश्चन में कहा गया है अ टनल इज ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है अ टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या? टनल is dug along the diameter of a uniformly charged solid sphere. ठीक है, Q कैपिटल। इफ क्वेश्चन में कहा गया है
if a point charge small q is released from the center, find its velocity when it reaches the surface. सॉल्व करो। क्वेश्चन में कहा गया है ये हमारे पास सॉलिड्स है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसमें एक टनल डग कर लिया गया, इस तरह से टनल डिग कर लिया गया है, ठीक है, ठीक है, टनल बना लिया गया, बहुत छोटा सा टनल है, तो ओवरऑल ये सॉलिड स्फीयर अभी भी मान सकते हो कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, और इसके बिल्कुल सेंटर पर हम स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे तब तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तुम्हें पता है कि बिल्कुल सेंटर पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन सेंटर से बहुत ही स्लाइटली किसी भी साइड में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ फील्ड होगी रेडियल डायरेक्शन में, और उस फील्ड की वजह से मान लो हम थोड़ा सा, ये हालांकि ऑलमोस्ट सेंटर पर है, थोड़ी सी फील्ड होगी, फील्ड की वजह से फोर्स होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, ये चार्ज आगे जाएगा, इसके ऊपर और ज्यादा फील्ड बढ़ेगी, और ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, और तेजी से एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी और फास्ट इंक्रीज करेगी, और करते करते कुछ टाइम के बाद ये सरफेस पर आएगा, और जब ये पार्टिकल सरफेस पर पहुंचेगा तब तक इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई आएगी ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सरफेस पर जब पहुंचाओ यहाँ पे, लेकिन ये रुकेगा नहीं अनलेस तुम इसको एक्सटर्नल एजेंट से रोक दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये और आगे जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कब तक, जब तक ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो पहला पार्ट मान लो ये कि सरफेस पर वेलोसिटी निकालो, इसमें दूसरा पार्ट ऐड किया जा सकता है कि जब ये पार्टिकल स्मॉल की इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, इन्फिनिटी का मतलब है कि इस सॉलिड स्फीयर से बहुत दूर पहुंच जाए, तो फिर स्मॉल क्यू की वेलोसिटी कितनी होगी, सॉल्व करो। सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। लेट अस से हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट ही बना रहा हूँ फिगर को क्लियर रखने के लिए, ठीक है, और हम सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर रहे हैं सेंटर से, ठीक है, सेंटर से सॉलिड स्फीयर को रिलीज, ऑलमोस्ट सेंटर से, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ही इस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये चार्ज रेस्ट पर है, यहाँ पर रेस्ट पर है, और चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है सरफेस पर, इस पॉइंट का नाम O है, इस पॉइंट का नाम S है, ठीक है, O और S के बीच में, ठीक है, सेंटर से सरफेस तक ये एक्सेलरेट करके जाता है, पॉइंट O और पॉइंट S के बीच में पार्टिकल के ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरा पॉइंट है किसके ऊपर फोर्स है, तो तुम देख सकते हो हमने क्योंकि रिलीज कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो
स्मॉल क्यू है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट करा। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके क्या लिखेंगे? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी। इनिशियल, फाइनल सेम होगी। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बताओ कितनी लिखेंगे? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पार्टिकल है, पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? चार्ज टाइम्स उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। उस पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस से वी ओ है। गुड गुड गुड, ठीक है, वी ओ इक्वल्स फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी में, प्लस फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, अगर उस पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता है तो सरफेस के जिस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू आया है उस पॉइंट का पोटेंशियल है लेट अस से वीएस, और ये दोनों वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो सॉल्व करके तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू पता चल जाएगी, और तुमने ठीक ही कैलकुलेट किया। वीओ की वैल्यू कितनी लिखोगे? वीओ की वैल्यू लिखेंगे 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर, ये सेंटर है सॉलिड स्फीयर का। और वीएस की वैल्यू कितनी लिखेंगे? वीएस की वैल्यू लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर के इक्वल। सॉल्व कर लेंगे, और इसमें इनफाइनाइट वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रख करके रिलीज किया जा सकता है, या इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या इसके आसपास कोई दूसरा भी स्फीयर दे दिया जा सकता है, उसकी वजह से भी तुम्हें पोटेंशियल निकालना पड़ सकता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन सब तो और तुम करते रहोगे, क्वेश्चन हम लेंगे बाद में। ऐसे ही सिंपल सा ओरल क्वेश्चन है कि हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारे पास, ध्यान से सुना, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उस पे कुछ भी चार्ज होगा, कुछ भी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है उस स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियस 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। अब बोला जा रहा है इस स्टार्टिंग में मान लो कैपिटल आर रेडियस है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, और इस पे कुछ भी चार्ज है, चार्ज क्यू है आर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस सॉलिड स्फीयर को स्क्वीज करके हाफ ऑफ द रेडियस तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, स्क्वीज करके हाफ ऑफ द रेडियस तक पहुंचा देते हैं। तो अब बोला गया कि सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा? रेडियस को हाफ कर दिया, चार्ज तो सेम ही है, बस उसको स्क्वीज करके हाफ कर दिया, अभी भी सॉलिड स्फीयर है। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा? अरे इतना टाइम लगता है क्या? चार्ज तो सेम ही है, रेडियस हाफ हो गया है ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है 3/2 टाइम्स के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो जब ये कैपिटल आर को r/2 हम कर देंगे तो सेंटर का जो पोटेंशियल होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। पहले सेंटर पर 100 वोल्ट था, स्क्वीज करके हाफ कर दिया तो सेंटर का पोटेंशियल 200 वोल्ट होगा, ठीक है, फिर से हाफ कर दिया 400 होगा, ठीक है, मतलब 1/4 कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, ऑब्वियस है ना। तो जैसे जैसे हम रेडियस कम करते जाएंगे सेंटर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा सेंटर पर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको स्क्वीज करते 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 पॉइंट चार्ज बना दो, पॉइंट चार्ज, ये सॉलिड स्फीयर था उसको पॉइंट चार्ज बना दिया, अब पोटेंशियल कितना होगा? अरे
जब हम रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं, चार्ज तो सेम ही है, रेडियस पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। जैसे स्क्वीज करके हम इसको पॉइंट चार्ज बनाएंगे ना, आर जीरो हो गया, यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि पोटेंशियल बिल्कुल बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। और ऐसे भी सोच सकते हो, जब ये पॉइंट चार्ज बन गया तो पॉइंट चार्ज के लिए तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर होती है, और सेंटर पे पहुंचने का मतलब आर जीरो, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि इस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, एनीवे ठीक है, फील्ड से पोटेंशियल कैलकुलेट करने में फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, और एग्जांपल अच्छा हाँ, ये भी तुम लोग भूल जाते हो, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए रिजल्ट। अगर बता दिया जाएगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये रिजल्ट्स हम यूज नहीं कर सकते, हमें उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल है, तब भी हम एटलीस्ट बाहर वाले पॉइंट पर ना पोटेंशियल की वैल्यू फिर भी के क्यू बाई आर लिख पाएंगे। क्यों, बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट याद है, मैंने तुम्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर कैलकुलेट कराया था, लेकिन बोला था कि अगर अगर ये सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज को हम रेडियली, मतलब का जो वेरिएशन है वो आर का फंक्शन होगा, मतलब रेडियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे स्फीयर के लिए, हमारे स्फीयर में अगर, सॉलिड स्फीयर में अगर रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो बाहर वाले पॉइंट पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह आएगी, और बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह आएगी तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की तरह आएगा। ठीक है, लेकिन अंदर पोटेंशियल की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मान लो कोई भी, मान लो बताया गया कि अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो नॉट आर ऐसे वेरी करी। अभी तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट है ये आर है इन, रो जो है कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रेडियली वैरी कर रही हो, लाइक दिस। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल है तो इसके लिए पहले तुम फील्ड निकालो, और एक बार फील्ड पता चल गया, एक बार फील्ड पता चल गई, तो फील्ड को यूज करके हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सरफेस पर तो पोटेंशियल नो नहीं है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता चल जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ओके। ठीक है, लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेशन कैलकुलेट करने वाले में, और इस बार हमें एक मिनट, तुम क्या पूछ रहे हो, एक सेकंड। वी चार्ज की वजह से, पोटेंशियल चार्ज की वजह से होगा, तो फिर हम चार्ज पर पे चार्ज की वजह से, ये मतलब मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चार्ज की वजह से होगा तो हम चार्ज पे नहीं, चार्ज को हटा करके नहीं बोल रहे हैं, चार्ज पे होने का मतलब है चार्ज के बिल्कुल क्लोज चले गए। ठीक है, बिल्कुल क्लोज चले गए, तो वो जो पॉइंट है ना, जो चार्ज के बिल्कुल ऊपर है, ऑलमोस्ट चार्ज के पास, तो वहां पे फील्ड भी इंफिनिटी होगी और पोटेंशियल भी इंफिनिटी होगा, वहां पे एनर्जी भी इंफिनिटी होगी। क्योंकि तुम ऐसे भी गेस कर सकते हो ना, यहाँ तक तुम्हें पहुंचाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जब बिल्कुल चार्ज के पास पहुंच जाओगे ना, तो बहुत ह्यूज फोर्स आएगा, और थोड़ा भी डिस्प्लेस करने के लिए ह्यूज एनर्जी तुम्हें स्पेंड करनी पड़ेगी। बिल्कुल पास इनफाइनाइट एनर्जी तुम्हें लगेगी, तुम पास एक्चुअली पहुंचा ही नहीं पाओगे किसी भी दूसरे, क्योंकि बिल्कुल पास में रिपल्शन ह्यूज है। हाँ, तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है। ठीक है, तो इस बार हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है।
ये जो सॉलिड स्फीयर का हमने रिजल्ट लिखा है, अब तुम्हारा खुद का ये अपना काम है कि ये हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। मैं सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए चलो दिखा रहा हूँ। इसके लिए इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है और इसके लिए हम पोटेंशियल प्लॉट कर रहे थे, तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ यूं आई थी, इधर 1/r और इधर पैराबोलिक। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज की थी, लेकिन इसी की जगह अगर नेगेटिव चार्ज रहता, ठीक है, तो हर जगह पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो सेम रहता, लेकिन चार्ज की जगह माइनस माइनस आ जाता। नेगेटिव चार्ज के लिए हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती। तो फिर जो ग्राफ प्लॉट करते ना, ग्राफ कुछ ऐसा आता, ठीक है, -1/r और ये माइनस कुछ इस टाइप का होता। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज रहता तो -kq/R ये सरफेस पर होता पोटेंशियल, और -3/2 kq/R ये सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू होती। ठीक है, मैं कह रहा था कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद रखने में क्या प्रॉब्लम है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद रखने में हम सोचेंगे पोटेंशियल डायमेंशनली, तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है kq/, बिल्कुल लॉजिक से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले किसी पॉइंट पर। डायमेंशनली पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में kq के अलावा डिनोमिनेटर में डिस्टेंस रहता है, तो हम सोचेंगे अंदर वाले पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, इसका चार्ज, रेडियस ये गिवन है। तो ऑब्वियसली तुम सोचोगे कि अंदर वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा उस वो कैपिटल Q और कैपिटल R और स्मॉल r पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो हम सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे Q है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में KQ तो आना ही है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आना चाहिए? ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए? तो इसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिखने के लिए तुम्हें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम किसी भी बॉडी के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके। तो अंदर वाले पॉइंट पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वैरिंग विद आर है, तो लीनियर फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। ठीक है, और ये तुम पहले भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 1/r²। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना तो ये 1/r होगा, तभी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल जो 1/r होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होती है। हमेशा पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा वो इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फंक्शन की तरह होगा। ठीक है, तो अब मैं इतना ही तो कह रहा हूँ कि सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इसको यहाँ सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसमें के क्यू तो आना ही है, ठीक है, लॉजिक से, लेकिन ऊपर जो एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है r² होना चाहिए। ठीक, r² का फंक्शन कुछ होना चाहिए अंदर। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट r²/2 होना चाहिए, क्योंकि r है ना लीनियरली, तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो r²/2 आता है, तो यहाँ पे 2 भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बहुत एग्जैक्ट मतलब लॉजिक पर जाओगे तो फिर थोड़ी एम्बिगिटी आ सकती है, लेकिन याद रखने के लिए तुम ऐसे सोच सकते हो कि के क्यू तो समझ में आ गया, अब इसके बाद वाले टर्म्स कैसे होने चाहिए। तो लॉजिक से सोचोगे कि न्यूमरेटर में r² होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में r³ होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आना चाहिए, अगर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट तो है कि तुम kq/2r³ तुम्हें याद रहना चाहिए, kq याद रहेगा, और r² से तुम्हें याद रहेगा कि नीचे 2r³ है। अब इसके बाद अंदर क्या लिखना चाहिए, अंदर r² का ऐसा फंक्शन लिखना चाहिए, r² का ऐसा फंक्शन लिखना चाहिए, अगर हम r² का ऐसा फंक्शन लिखना चाहिए जिसमें कि अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखें तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो kq/R के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? ठीक, अगर तुम बोलोगे नहीं हम सीधा r² रख देते हैं, मतलब यहाँ पे r² रख देते हैं, तो r² तो रखने से
अगर स्मॉल आर को हम रेडियस के इक्वल रखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन 2r आएगी, लेकिन सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर होना चाहिए। मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ऊपर एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम स्मॉल आर की जगह जब कैपिटल आर रखें तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में 2r स्क्वायर आए, जिससे कि 2r स्क्वायर कट के एक ही कैपिटल आर डिनोमिनेटर में आए। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन और कुछ नहीं 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ही होगा। ये अब तुम देख सकते हो कि स्मॉल आर की जगह जैसे कैपिटल आर रखेंगे तो ऊपर 2r स्क्वायर हो जाएगा और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। याद रहेगा? ठीक है, खुद से भी थोड़ा तुम सोचना। एक ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी, लेकिन जैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करके किसी भी पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशल केस है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ये ए है और बी है, ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, मान लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो ई है और तुम्हें ए और बी के बीच में ये वाली डिस्टेंस लेटर से एल है या लेटर से डी है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डी है। ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से बी तक ट्रैवल करके जाएंगे, पाथ पाथ कोई भी हो सकता है, ए से बी तक ट्रैवल करके जाएंगे और हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी ए से बी के इस पाथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। जो भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, नेगेटिव उसका ले लोगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले हम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा केयरफुली सुनना। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई भी पाथ हम क्यों सेलेक्ट करें, हम क्या करते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ए से बी तक फॉलो करते हैं। ठीक है, और ए से बी तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करने में, ठीक है, इस पाथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे इंटीग्रल नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, ठीक है, ओके, और ये इक्वल होगा, तो तुम सोचो ये पहले हर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का अ, हर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर यूनिफॉर्म है, तो इस इंटीग्रल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, ठीक है, या क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ ई डी आर इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम है तो वो इंटीग्रल के बाहर जाएगा,
और इंटीग्रल ऑपरेट होगा। हम ऐसा इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटीग्रल से बाहर जाएगा और तुम्हें ऐड करना पड़ेगा सिर्फ डी आर को। और इंटीग्रल ऑफ डी आर का मतलब क्या होगा, इसको एल लिख देता हूँ, सॉरी। इंटीग्रल ऑफ डी आर का मतलब क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। डी आर का मतलब है हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो टोटल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और ये वैल्यू होगी माइनस ई एल के इक्वल, ठीक है। तो तुम बोलोगे तो बिल्कुल स्पेशल केस है जिसमें कि ए और बी ना बिल्कुल फील्ड के अलोंग लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसे दो पॉइंट है, ठीक, ए है बी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये, ठीक है, पाथ सेलेक्ट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो वैल्यू आती है माइनस ई डॉट, ठीक है, ई डॉट। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ए से बी जाने में जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें इसमें डॉट प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ये भी तो कर सकते हो कि सीधा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ट्रैवल करो। हाँ हाँ, वेरी गुड, तुम लोग सही बता रहे हो। मैं दूसरा आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। हम ए से बी तक क्यों डायरेक्टली ट्रैवल करें, हम पहले फील्ड के अलॉन्ग ट्रैवल करते हैं फिर ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ए से बी आने में हमें चेक करना है कि फील्ड की डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करें, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से ही पोटेंशियल चेंज होता है। जो भी डिस्प्लेसमेंट फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है वो पोटेंशियल चेंज लाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि एल डिस्टेंस या ए और सी के बीच में होगा। तो हम ए और बी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे ई टाइम्स एल की, ठीक है। तो मुझे माइनस कहाँ है, तो अभी थोड़ी देर के लिए लेटेस्ट से हम वो साइन पर फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक तो होता है पोटेंशियल चेंज जिसका मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल, मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। डिफरेंस जो ज्यादा, जो भी पॉइंट है, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। वो मैग्नीट्यूड वाइज हम अगर मान लो मैग्नीट्यूड में सिर्फ इंटरेस्टेड है तो ई टाइम्स एल के इक्वल हो, ठीक है। तो नॉर्मली तो अगर तुम्हें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है तब तो तुम्हें हर एलिमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ती है और लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई हो जाता है डायरेक्टली इस फॉर्म में, माइनस मीनिंग ई एल। और हम और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये जो डेल्टा है ना, ठीक है, शॉर्ट हैंड के लिए ये जो डेल्टा है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए। और ये फेमस एक्सप्रेशन आता है, फेमस रिलेशनशिप आता है पोटेंशियल और फील्ड का। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स ई टाइम्स है। यहाँ पर जो v लिखा है ना इसको ध्यान देना, लिखा तो v है लेकिन ये डिनोट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये पोटेंशियल नहीं है, ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। v यहाँ पर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि और कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एल के इक्वल। और इसमें एल क्या है, बताओ एल क्या है, एल क्या है। एल दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी तब तो तुम्हारी पार्टी है, तुम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इसके बीच में मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता दी गई है 20 न्यूटन पर कूलम। और पूछा जाए ये बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, मैं सिर्फ डिफरेंस पूछा, ऑब्वियसली देखो जब यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो फील्ड को देख करके तो कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा, ये बताना तो आसान हो, तो तुम देख करके बता। जैसे इस केस में ए हायर पोटेंशियल पर होगा और बी लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो कौन ज्यादा है कौन कम है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अभी सिर्फ दोनों का डिफरेंस जानना चाहते हैं। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे वो देख करके ही बता सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस की वैल्यू होगी कि डेल्टा वी भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम डेल्टा वी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखेंगे, आगे हम उसको वी लिखने लगते हैं सर्किट्स में। लेकिन याद रखना है, चाहे वी लिखूं डेल्टा वी लिखूं, इस इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैल्यू और कुछ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस की इक्वल होगी, ठीक है, एल। और ये कितना है, डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा 200 वोल्ट, ठीक है। सी पॉइंट के बीच में कहा जा रहा है, ए और सी के बीच में पूछा जा रहा है, वो भी 200 वोल्ट होगा। बी और सी के बीच में पूछा जा रहा है तो वो 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, इस एक्सप्रेशन से भी जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, पहले पहले भी तुम्हें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रैवल करते हैं, पोटेंशियल चेंज करता है, डिक्रीज करता है, जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स फील्ड में, ये दोनों पॉइंट्स दूर होंगे, जैसे बी और डी, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो फील्ड के अलावा तुम जितनी दूर ट्रेवल करते जाओगे, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में 1 कूलम को के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो तुम जब जब ए से बी तक पहुंचा दोगे ना, तो फील्ड तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी दूर जाओगे उतना ज्यादा वर्क होता चला जाएगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये जो ई और एल है ना, ये और कुछ नहीं है, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ही है, ठीक है। तो जितना पॉइंट्स जितने दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें फील्ड और पोटेंशियल की जो यूनिफॉर्म फील्ड वाली जो रिलेशनशिप है, इसको यूज करके, ठीक है, नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेशन, इस फेमस एक्सप्रेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, की जो यूनिट है ना, वो पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है। जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरीका होगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा हूँ, कि पोटेंशियल डिफरेंस देखो और डिस्टेंस ट्रैवल देखो, तो इनका जो रेशियो होगा ना, ये भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम में तो रिप्रेजेंट करते ही थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वोल्ट पर मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, जो कि ज्यादा कॉमन यूनिट है, वो वोल्ट पर मीटर भी, और वोल्ट पर मीटर का मतलब यही है कि उस फील्ड के अंदर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चेंज आएगा। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे कि 3000 वोल्ट पर मीटर, मान लो किसी जगह पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई गई है 3000 वोल्ट पर मीटर,
3000 वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब क्या है पता है कि इस फील्ड में अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो 3000 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, कहीं पर मान लो तुम्हें 100 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है, तो इसका मतलब होगा कि अगर इस फील्ड के अंदर 100 वोल्ट पर मीटर वाली फील्ड के अंदर तुम 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 100 वोल्ट का आएगा। ठीक है, 2 मीटर जाओगे तो 200 वोल्ट। ठीक है, तो फील्ड में ट्रैवल करने से पोटेंशियल तो चेंज करता ही है। तो 100 वोल्ट पर मीटर का मतलब है कि यूनिट डिस्टेंस पर 100 वोल्ट, 3000 वोल्ट पर मीटर का मतलब है कि सिर्फ 1 मीटर ट्रैवल करो 3000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब ये वाली जो फील्ड है ना बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं। मैं ये बोर्ड हटा रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तुम्हें ये ट्रायंगल याद होगा कि ये चार्ज से ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें नहीं कैलकुलेट करना है, मतलब फील्ड से पोटेंशियल, सॉरी फील्ड से चार्ज और पोटेंशियल से चार्ज कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए रिलेशनशिप है डेल्टा वी प्लस माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल पता है तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, चार्जेस की वजह से हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू नोन है, हमें हर जगह पर पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल को देख करके हमें फील्ड पता लगाना है। ठीक है, फील्ड कैसी होगी? ठीक है, तो फिर से हम ओरिजिनल रिलेशनशिप पे चले जाते हैं। ओरिजिनल रिलेशनशिप तुम्हें याद है? ओरिजिनल रिलेशनशिप ये वाली है, माइन डी वी इक्वल्स माइनस ई डॉट डी आर। तो हमें पोटेंशियल चाहिए था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, तो इससे हमें पता चला था डेल्टा वी इक्वल्स माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालने का ये तरीका है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, पोटेंशियल हर जगह पर दे दी गई। पोटेंशियल को यूज करके क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या करना चाहिए इस बार? हमें लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। क्या लिखेंगे बताओ? बताओ क्या करना चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो तुम बोलोगे एक काम करो, ये डी आर को उधर भेज दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डीवी अपॉन डी आर हो जाएगी। यही सोच रहे होगे तुम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते, वेक्टर को डिनोमिनेटर में नहीं भेज सकते। तो इसको हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन से, और ये हमारे मैथमेटिक्स के स्कोप से थोड़ा बाहर चला जाता है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम भी अपने लेवल पे समझ सकते हो कि अगला स्टेप कैसे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये एक्सप्रेशन कैसे आया अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक, ऐसे तुम्हें लग रहा होगा कि डीवी बाई डी आर लिखेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं होता है। ये मतलब ये जो डीवी अपॉन डी आर वेक्टर, ये जो ऑपरेशन है ना, ये इनवैलिड ऑपरेशन, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता है। वेक्टर से हम डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
और ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है कि तुम इसको इधर भेज दोगे। लेकिन तुम गेस कर सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। एक्स आई कैप, और ये डी नहीं है, ये डेल है। ये डेल को ना ऐसे लिखते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई, जे कैप डेल वी अपॉन डेल जी, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है फील्ड को, पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या कहता है ये थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। एक तो एग्जांपल से मैं थोड़ा उसको थोड़ा फैमिलियर करना चाहता हूँ। एक्सप्रेशन क्या, लेट अस से किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर हम लेट अस से, ठीक है, कुछ पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 फील्ड के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज करेगा या नहीं करेगा? पोटेंशियल चेंज करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा? पोटेंशियल कितना चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा? जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, ई टाइम्स डी, यही तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, या इसको तुम लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, मान लो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको लेटर से डेल्टा वी ई टाइम्स डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल चेंज करेगा, और कितना चेंज करेगा? वो ई टाइम्स एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तभी पोटेंशियल चेंज होगा। मान लो अब मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो हम कुछ ऐसे ट्रैवल करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 3 ट्रैवल करके जाने में पोटेंशियल कितना चेंज करेगा? 0, क्योंकि हम 1 से 3 जाने में फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही नहीं रहे हैं, ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं। तो फील्ड के परपेंडिकुलर जाने में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं है। तो पोटेंशियल जो चेंज आता है ना, वो फील्ड की वजह से आता है, ठीक है। और और पोटेंशियल जो चेंज आता है वो फील्ड की वजह से आता है। फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तभी पोटेंशियल चेंज होगा, कि फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करोगे तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल, लेट अस से, अब इस बार हम ऐसी जगह पर है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एंगल पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है। अब हम सिर्फ, मान लो स्टार्टिंग में हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक, ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि ए से बी ट्रैवल करने में क्या इस बार पोटेंशियल चेंज करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ए से बी ट्रैवल करने में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की वजह से होगा। तो अगर ए और बी के बीच में पूछा जाए पोटेंशियल कितना चेंज करेगा, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। वो कितना है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करो, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करो। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करने में जो पोटेंशियल चेंज होगा
वो सिर्फ वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। एक्स एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वाई एक्सिस में ट्रैवल करने से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है। तो वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस के अलावा पोटेंशियल चेंज करेगा वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पोटेंशियल कितना चेंज करेगा सी से दी जाने में, ठीक है, पोटेंशियल कितना चेंज करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई एक्सिस के अलोंग कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को ना यहाँ पे तो हम फील्ड से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मान लो तुम्हें तुम्हें फील्ड नहीं पता है, फील्ड नहीं पता है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्टली एक बार में कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते लाइक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें एक एक करके ना, एक एक करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, सी कंपोनेंट इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक बार एक्स वाई जी कंपोनेंट पता चल गए तो तुम्हें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती ना तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना लिखते, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना लिखते हैं, बताओ, वाई कंपोनेंट कितना लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। उसी तरह से जी कंपोनेंट, ठीक है। अरे क्या क्या सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम एक बार में नहीं कैलकुलेट करोगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेट करोगे। एक्स कंपोनेंट को हम लिखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ ट्रैवल करो, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करो और देखो कि कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ठीक है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होगा। वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करो और देखो वाई एक्सिस में ट्रैवल करने में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है यूनिट डिस्टेंस में, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस में जितना ट्रैवल, यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में वाई एक्सिस के अलोंग जितना चेंज हो रहा है वो वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जी एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करने में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है ये जी एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा जी, ये तो उस केस में रिजल्ट आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में वाई में जी में यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, ये जो ये जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसको एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखोगे डीवी बाई डी एक्स, इसको लिखोगे डीवी बाई डी वाई, इसको लिखोगे डीवी बाई डी सी, ठीक है। लेकिन लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पर डी लिखना जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलस के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डीवी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है कि कि एक्स को हम चेंज करते हैं और एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन ये डेल्टा मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हम किसी भी जनरल केस में नहीं निकाल रहे, ये ध्यान रखना है। अगर हमें एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रैवल भी बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग ही करते हैं, ठीक है। हम इसी तरह से ट्रैवल करते हैं कि सिर्फ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, हमारा वाई कोऑर्डिनेट जी कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहा हो, ठीक है। अगर वाई और जी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये जो डीवी अपॉन डी एक्स है ये डीवी बाई डी एक्स नहीं होगा, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स कहलाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन का नाम होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि v को तुम डिफरेंशिएट करो, ठीक है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को और z को कांस्टेंट मान करके, ठीक है। y और z को कांस्टेंट मानने का मतलब यही है कि तुम x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करके पोटेंशियल देख रहे हो किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जिस रेट से चेंज कर रहा है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना पोटेंशियल चेंज किया, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना।
तो तुम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करके अगर देख रहे हो कि पोटेंशियल किस रेट से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करके देख रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, तो ये इसको हम डिनोट करेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई से, और ये वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड्स है, अगर प्रॉपर साइन के साथ इन इक्वेशन को लिखोगे तो ये हर जगह पर माइनस आएगा, और माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस ही नहीं लिखा, सॉरी, ये माइनस है, ये माइनस यहीं से वो माइनस कैरी होता आ रहा है, सॉरी, यहीं से वो माइनस कैरी होता आ रहा है। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन है, इसको यूज करके अगर पोटेंशियल हमें हर जगह पर बता दिया गया है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करके देखेंगे कि पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा। पोटेंशियल वाई एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज किया, वो वाई कंपोनेंट होगा। जी एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन तुम यूज टू हो जाओगे थोड़ी देर में। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, फील्ड को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। एक एक प्रॉब्लम छोटा सा लेते हैं। यहाँ पर हमें पोटेंशियल हर जगह पर गिवन है। पोटेंशियल कैसे बताया गया है? पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बताया गया। अगर हर जगह पर पोटेंशियल बताना है, तो अगर हर जगह पर पोटेंशियल बताना है तो क्या तरीका होगा? पोटेंशियल को पोजीशन का के फंक्शन की तरह बताना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी क्वांटिटी जो कि हम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखते हैं, उस क्वांटिटी को हम फील्ड भी लिखते हैं। मतलब जैसे पोटेंशियल को भी हम पोटेंशियल फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फील्ड कहते ही है। तो कोई भी वेक्टर फील्ड होता है ना, उसका मतलब होता है वो वेक्टर फील्ड हर पोजीशन पर डिफाइंड है। जैसे टेम्परेचर फील्ड भी हो सकता है, हर जगह पर हमें हर पॉइंट पर टेम्परेचर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी मतलब पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर लिखने का तरीका होगा, या तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हालांकि पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल बता सकते हैं, या पोलर कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। तो लेट अस से हमें मान लो हर जगह पर पोटेंशियल गिवन, ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू लेट अस से कुछ इस तरह से है, 2x²। एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो 2x² वाई। ठीक है, ये पोटेंशियल फंक्शन हमें गिवन है। पोटेंशियल फंक्शन का मतलब है कि हर जगह पर हमें पता है इस एक्सप्रेशन के थ्रू कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि तुमसे मान लो पूछा जा रहा है कि अभी मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही है, मान लो ओरिजिन पर, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके तुम बोलोगे ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, मान लो तुम्हें बोला जा रहा है ये बताओ कि 4 2 एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4² टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 4। यहाँ पर पोटेंशियल पता है कितना है? वो कितना है? 16 एंड 4 64 वोल्ट। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है, ये वाला पॉइंट, ये है 4 0, यहाँ पर 0 वोल्ट है पोटेंशियल। ठीक है, मान लो 4 4 पर पूछा गया है, पोटेंशियल कितना है 4 4 पर? बताओ बताओ। 4 4 पर पोटेंशियल कितना है? हाँ, 128 वोल्ट। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि इस फंक्शन के थ्रू हमें हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू बता दी गई है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। ठीक है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैसे है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कैलकुलेट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है
वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा। कि आशिक मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होगा वो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेशनशिप कहती है कि तुम पोटेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे 2x² वाई को। ये जो डेल है ना, ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि x के अलावा बाकी सारे सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानो। मतलब x के अलावा y और z अगर है तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। जैसे कि 2 है ना, वैसे यहाँ पर y भी है, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, डेल वी बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें x के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2 और y बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक, अब डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोलेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वो होगा -2y डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर कितना होगा? ये वैल्यू आएगी -4x5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट बताओ। ये माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई होगा। गुड। वाई कंपोनेंट बताओ। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, कंसीडरिंग एवरी वेरिएबल एक्सेप्ट वाई एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ना कांस्टेंट मानेंगे। 2x² बाहर चला जाएगा और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली लिखता हूँ, ये -2x² होगा। तो ये माइनस मत भूलो, कितनी बार बताया है। ये माइनस अगर पलट दोगे तो बिल्कुल सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तुम आकाश में पढ़ने के लिए आकाश को पैसा देते हो ना, कि आकाश तुम्हें पैसा नहीं देता है ना, तो माइनस का डिफरेंस है। तो उसी तरह से पोटेंशियल, जब हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो माइनस अगर हटा दोगे तो इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा, जो कि बिल्कुल पोटेंशियल की डेफिनेशन के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट पता चल गए। और उसी तरह से जी कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे, और जी कंपोनेंट कितना आएगा वो देख सकते हो। यहाँ पे जी है ही नहीं, तो सारा ही कांस्टेंट कहलाएगा जी के लिए, तो वो 0 होगा। एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना लिखोगे? वो ई एक्स आई कैप -2xy आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना है? -2x² जे कैप। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कहाँ पर 2 नहीं है, 4 है। 4, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 4 ही तो मैं लिखा हूँ, मतलब इसमें फाइनल में ये 4 है, 4 सॉरी। अब ये हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चली। अब इसमें से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 पर कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो -4xy, ठीक है, आई कैप -2x² जी कैप। अगर तुम्हें पूछा जाए कि अब ये हर जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, अगर 110 पर पूछी गई है तो 1 सब्सटीट्यूट करोगे, ये वैल्यू आ रही है -4 आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, मान लो 10 पर। इसी तरह से हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।